दोस्तों, बहुत अच्छे क्लास करने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं क्राउन सामान्य ज्ञान का, वो है आपका मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, मौर्य साम्राज्य आप लोग पढ़ चुके हैं, और जो भी लोग नहीं देखे हैं कृपया करके जाकर प्लेलिस्ट चेक करें और वहाँ से आप अपना जिस भी तरह का डाउट है वो क्लियर करें, और उसके बाद फिर यहाँ से मौर्योत्तर काल से आप कंटिन्यू हो जाएं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल। सबसे पहला चीज़, मौर्योत्तर काल में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने किसकी, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ, ये भी याद रखिएगा। और करने के बाद, माने हत्या करने के बाद, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, कब स्थापना की? 185 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो बृहद्रथ था। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओके, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुंग वंश, मौर्योत्तर काल में पहला है शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के बाद बृहद्रथ था, उसका मृत्यु पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इतना आप याद रखिएगा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा में थी। शुंग वंश की राजधानी विदिशा में थी। पुष्यमित्र के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों का भारत पर आक्रमण था। ठीक है, भारत पर आक्रमण था। सबसे पहले शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, याद रखिएगा। और पुष्यमित्र के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों का भारत पर आक्रमण, याद रखिएगा। जो शुंग वंश में पुष्यमित्र थे तो उन पे जो घटना हुआ था, आक्रमण किया था, क्या? यवनों का भारत पर आक्रमण। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए अगला जो है कालिदास, एक मिनट। कालिदास कृत मालविका गिनमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र के पौत्र अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया था। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, एक मिनट, इसका थोड़ा सा ये पार्ट छूट गया था। उसके बाद फिर हम लोग ये थोड़ा सा डाउट था कुछ बच्चों का, इसलिए हम इसको करवा दिए हैं। और आज से हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मध्य एशिया से भारत का संपर्क।
मध्य एशिया से भारत का संपर्क। देखिए, मध्य एशिया से भारत का संपर्क में सबसे पहला चीज़ कि इसके बारे में परिचय हम लोग जानें। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम की। इस काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी शक, पहलव तथा कुषाणों का हमला हुआ। किसका हुआ? यूनानी शक, पहलव तथा कुषाणों का हमला हुआ। ठीक है। अब देखिए, मध्य एशिया से भारत का संपर्क, तो सबसे पहले हिंद यूनानी आता है। ठीक है, हिंद यूनानी। तो भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी, हिंद यूनानी मीन्स इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी हिंद यूनानी मीन्स इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। इतना ही याद रखिएगा ना, बैक्ट्रियाई यूनानी और हिंद यूनानी कहलाते थे जो भारत पे आक्रमण करते थे। ओके, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डिमेट्रियस प्रथम था जो कि बैक्ट्रिया का शासक था। इसने पश्चिमोत्तर भारत में कौन कौन से आते हैं? सिंध, अफगानिस्तान एवं पंजाब के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार और हम दोहरा देना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डिमेट्रियस प्रथम था जो कि बैक्ट्रिया का शासक था। ठीक है, डिमेट्रियस प्रथम था, ये कहाँ का शासक था? तो बैक्ट्रिया का शासक था। और इसने पश्चिमोत्तर भारत मतलब सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांदर 165 से 145 ईसा पूर्व 165 से 145 ईसा पूर्व या मिलिंद एक महान शासक था। उसकी राजधानी पंजाब में साकल मीन्स आधुनिक सियालकोट में थी। उसकी राजधानी पंजाब में शाकाल मीन्स आधुनिक सियालकोट है। मीन्स पंजाब में साकाल को अभी जो बोला जा रहा है आधुनिक में, उसको सियालकोट कहते हैं। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मिनांदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उसके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पान्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। ओके, हिंद यूनानी शासकों ने काफ़ी संख्या में सिक्के जारी किए। इन शासकों में सबसे अधिक सिक्के मिनांडर के ही हैं। ठीक है, अब देखिए, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये किन राजाओं के हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये किन राजाओं के हैं। ठीक है,
सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। किसने किए थे? तो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे सोने के सिक्के। सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी की कला चलाई। यूनान की कला चलाई, ठीक है, यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। गांधार कला तपस्यारत बुद्ध या दृश्य गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है, सर्वोत्तम उदाहरण। और सेकेंड जो है मध्य एशिया से भारत का संपर्क में सेकेंड नंबर में है शक। सेकेंड नंबर में क्या है? शक। हिंद यवनों के बाद भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने वाले शक थे। हिंद यवनों के बाद, ठीक है। भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए। भारत में जो शक है वो पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए थे, ठीक है। शकों की 5 शाखाएं थी। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। देखिए, शक अफगानिस्तान, मथुरा, पंजाब। अफगानिस्तान, मथुरा, पंजाब। पंजाब राजधानी तक्षशिला, ऊपरी दक्कन। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है शक अफगानिस्तान, इधर पंजाब, उसके बाद मथुरा, उसके बाद पश्चिम भारत, उसके बाद ऊपरी दक्कन। पंजाब की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। 57 से 78 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया। कब खदेड़ दिया? तो 57 से 78 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित कर, माने उज्जैन का कोई राजा थे, शकों को हरा दिया और उन्हें बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। विक्रम संवत नाम का संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद कहता है कि विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई विक्रमादित्य की उपाधि कि जब किसी शासक ने महान पराक्रम दिखलाया, उसने इस उपाधि को धारण कर लिया, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में अब तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। अब जो अगला पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको सुनिएगा। सबसे विख्यात शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईसा पूर्व, माने ईसा पूर्व ने ईस्वी 130 से 150, मतलब देखिए ये बढ़ते क्रम में है। तो अब ईस्वी आएगा, घटते क्रम रहेगा, वहाँ पे ईसा पूर्व हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे विख्यात शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी तक था, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब कि सबसे विख्यात शासक रुद्रदामन प्रथम था, ठीक है। रुद्रदामन प्रथम था। कब था? 130 से 150 के बीच में। उसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़
और गुजरात के बड़े भाग में था। इसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की झील सुदर्शन का जीर्णोद्धार किया। मतलब झील सुदर्शन का मतलब होता है मौर्य काल में निर्मित। ठीक है। अब देखिए अगला है रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन जो था संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसके द्वारा जारी किया गया जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लंबा अभिलेख है। अब देखिए क्षत्रप जो है, शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक क्षत्रप कहे जाते थे। अब देखिए थर्ड में जो दिया गया है पहलव या पार्थियाई। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पहलवों का आधिपत्य हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पहलवों यहाँ पे लिखा हुआ है पहलवों का आधिपत्य हुआ। इनका मूल वास स्थान ईरान था जहाँ से वे भारत आए। भारत आए। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ गोंडो फर्निस। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन हुआ? तो गोंडो फर्निस। उसी के शासन काल में संत टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। उसी के समय में संत टॉमस आया था। कौन सा धर्म प्रचार करने के लिए? तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। कौन? तो संत टॉमस। याद रखिएगा संत टॉमस। उसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते वही पेशावर से प्राप्त हुआ। ठीक है, तख्ते वही पेशावर से प्राप्त हुआ। अगला है 4 नंबर में कुषाण है। पार्थियाइयों के बाद कुषाण आए जो यूची और तोखारी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था। कुषाण उन्हीं में एक कुल के थे। ठीक है, कुषाण। कुजुल कडफिसेस यह भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। कुजुल कडफिसेस भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक था कौन? तो कुजुल कडफिसेस। इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के जारी किए थे? तो तांबे के सिक्के जारी किए थे। अगला है भीम कडफिसेस। पिछला कौन था? कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का स्थापना किया था और ये तांबे के सिक्के चलाया था। अब देखिए अगला है भीम कडफिसेस। इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी। ठीक है, इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शैव था। ठीक है, अब देखिए इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। कौन?
तो भीम कड़फिसेस, जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी। उत्कृष्ट थी इसका क्या? स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी इसका भीम कड़फिसेस का। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी थी। किसके? भीम कड़फिसेस का। जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शैव था सही में। और अगला जो है कनिष्क है। कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक, जैसे भीम कड़फिसेस पढ़ें, कुजुल कड़फिसेस पढ़ें, ये सब कौन था? शासक था। उसी तरह से एक कनिष्क भी है जो शासक है। तो कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था। याद रखिएगा कुषाण राजवंश का। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। शक संवत चलाया जो उसके राज्यारोहण की तिथि है। राज्यारोहण की तिथि है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। याद रखिएगा शक संवत चलाया जो उसके राज्यारोहण की तिथि है। ठीक है। शक संवत भारत सरकार द्वारा, शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। उसकी 2 राजधानियां थी। कौन कौन? तो पुरुषपुर तथा मथुरा। पुरुषपुर तथा मथुरा। पुरुषपुर किसको बोलते हैं? पेशावर को। पेशावर को बोलते हैं क्या? पुरुषपुर। ठीक है। पुरुषपुर और मथुरा था उसका राजधानी। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। अगला है अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। उसने सौंदारानंद बुद्ध चरित्र एवं सारिपुत्र प्रकरण की रचना की। अब देखिए ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यानपूर्वक से देखना है। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। ठीक है, था ना, राजकवि था। उसने सौंदारानंद बुद्ध चरित्र एवं सारिपुत्र प्रकरण की रचना की थी। कनिष्क ने राजवैद्य चरक थे। कनिष्क के राजवैद्य चरक थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। किसकी रचना की? तो चरक संहिता की रचना की। कनिष्क के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ बना। ठीक है। कनिष्क के अभिलेखों में उसे देवपुत्र शाहानुशाही कहा गया। शाहानुशाही कहा गया। देवपुत्र शाहानुशाही कहा गया। कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। ठीक है। कौन कौन? तो गंधार शैली और मथुरा कला शैली। ठीक है। गंधार शैली और दूसरा मथुरा कला शैली। ठीक है। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो कनिष्क ने। कहाँ करवाया? तो पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया। इसी के पास एक विशाल संघाराम कनिष्क चैत्य का निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा करवाया गया। वासुदेव
कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव जो कुषाण वंश का क्या था, अंतिम शासक था। ठीक है। और देखिए वसुमित्र, वसुमित्र का मतलब महाविभास शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है। ठीक है। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिक सूत्र है। इनकी प्रसिद्धि कृति माध्यमिक सूत्र है। ठीक है। तो हम लोगों ने मध्य एशिया से भारत का संपर्क का बहुत ही अच्छी तरह से विवरण करते हुए हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगले क्लास में आपके सामने कुछ अलग टॉपिक लेकर, जैसे कि अलग टॉपिक में गुप्त साम्राज्य रहेगा, वो लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।